नमस्कार, मैं आकाश श्रीवास्तव। दर्शकों, आप देख रहे हैं बैतूल वाणी का कार्यक्रम रूबरू। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, डॉक्टर प्रांजल उपाध्याय, जिला टीकाकरण अधिकारी बैतूल। आपकी खासियत ये रही है या ये माने कि आपकी मानवता इस हिस्से में जाकर बढ़ रही है कि आपने जहाँ लोग शहरी क्षेत्रों में डॉक्टरी का काम करना चाहते हैं या डॉक्टर के पद पे रहना चाहते हैं, आपने भीमपुर जैसा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र चुना। डॉक्टर साहब नमस्कार, नमस्कार आपका सर। स्वागत है हमारे रूबरू कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? सर, मेरे माता-पिता शिक्षण जगत से हैं। मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे। मेरी मॉम टीचर थीं, साथ ही साथ समाज सेवक भी थीं। उन्होंने समाज के लिए कई काम किए एंड दोनों होशंगाबाद में ही पोस्टेड थे। अभी फ़िलहाल में मॉम तो नहीं रहीं, पिताजी के साथ मैं रहता हूँ। डॉक्टर साहब, आप चिकित्सा के क्षेत्र में आए, तो इस क्षेत्र में आने का आपका खुद का मकसद था या आप किसी और क्षेत्र में जाना चाहते थे? अ, सर, जब मैं बहुत छोटा था, मैं 93 बॉर्न हूँ, तो बचपन से मैंने मम्मी को देखा है समाज सेवा करते हुए। तो उस समय इतना नॉलेज नहीं था कि डॉक्टर क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है। हाँ, मगर मम्मी को समाज सेवा करते हुए देखता था। मुझे आज भी याद है 1999 की सर फ्लड। तो मम्मी अकेली भट्टी लेके घर के बाहर, हमारा एक छोटा-सा आंगन हुआ करता था होशंगाबाद में, तो भट्टी रख के उसी में ही उन्होंने पुड़ी बनाना शुरू करी। तो मैंने मम्मी से पूछा, "मम्मी ये क्या हो रहा है?" तो मम्मी ने बोला कि बेटा, जो लोग बाढ़ से ग्रसित हो चुके हैं या जो ऐसे गाँव में रह रहे हैं या ऐसे जगहों पर रह रहे हैं, अपन उनके लिए खाना बना रहे हैं। तो फिर मेरा वही सवाल था, अकेले कैसे? तो मम्मी की एक बात हमेशा जो ध्यान में रहती थी कि अगर जीवन में कुछ बड़ा करना हो, तो आप अकेले शुरुआत करो, भीड़ अपने आप आपके साथ आ जाएगी। भीड़ की इंतज़ार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो थॉट प्रोसेस आज तक मेरे दिमाग में रहता है और मैं कहीं न कहीं सोशल वर्क करना चाहता था। समय के साथ-साथ मेरे ख़्याल से जब मैं 8वीं या 9वीं कक्षा में था, तब मेरे मन में आया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। आई जस्ट वांट्स टू कि मैं क्लिनिकल फ़ील्ड में जाना चाहता था। तो उसके बाद फिर मैंने 8th स्टैंडर्ड से मैंने मेरी इच्छा जताई पिताजी को कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, अक्सर सामान्य रूप से देखा जाता है कि जो सरकारी डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, वो शहरी क्षेत्र में ही काम करना चाहते हैं। लेकिन आपने ऐसा क्या सोचा या आपके मन में ऐसी क्या बात आई कि आपने ग्रामीण क्षेत्र यानी भीमपुर जैसे एक आदिवासी बाहुल्य है, बड़ा दुर्गम क्षेत्र है, उसको क्यों चुना? जैसे कि सर मैंने आपको बताया कि मम्मी को देखा था मैंने समाज के लिए करते हुए। तो जब मैं अपना एमबीबीएस करके वापस जब आया, तो मैंने इच्छा जताई कि मुझे ट्राइबल क्षेत्र में, मतलब एक दुर्गम क्षेत्र, जो इस क्षेत्र में काम करना है, यहाँ की परिस्थितियों को समझना है। हालाँकि उस समय तक मुझे ट्राइबल क्षेत्र के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी कि ट्राइबल क्षेत्र में क्या परिस्थितियाँ होती हैं। ये सब चीज़ें मैं भीमपुर में आके सीखा हूँ। भीमपुर में समझा मैंने कि अ, कैसे क्या-क्या पारंपरिक बाधाओं की वजह से या क्या-क्या इश्यूज़ की वजह से देयर इज़ हम इलाज देने में दिक्कतें आती हैं। बट ये सब चीज़ें मैंने भीमपुर में समझी। बट जब मैं वापस आया, तो मम्मी को मैंने जताई कि मुझे बस कुछ अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए काम करना है। तो उसके बाद ही मैंने डिसीज़न लिया कि जस्ट वांट्स टू गो टू भीमपुर एंड वहाँ पर मुझे काम करना था। देखिए डॉक्टर साहब, आपने जैसा बताया कि आप ने भीमपुर जैसा क्षेत्र चुना, तो आदिवासी बहुल ऐसे क्षेत्र में आपको ऐसी कौन-सी चुनौतियाँ आई, जिससे कि आपको लगा कि भाई ये तो बड़ा कठिन काम हो गया? जी सर, मैं 2021 में भीमपुर आया। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ पर वॉलंटरी सर्विसेज़ कर रहा था। मैं लगभग 1 साल मैंने वहाँ पर वॉलंटरी सर्विसेज़ करी। तो उस दौरान तो मैं सीएचसी पे ही पदस्थ रहा था। उस दौरान जब मैं इलाज करता था, तो पेशेंट्स आते थे, आधे में ही पेशेंट छोड़ के चले जाना, वो चीज़ें मुझे झंझोड़ देती थी कि कोई भी व्यक्ति आधे में इलाज करके क्यों चला जाएगा। फिर धीरे-धीरे समझ में आया कि लोग भगत, भूमिका या लोकल प्रीस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं आदिवासियों में, यहाँ पर गोंड और कोरकू सभ्यता ज़्यादा है, तो लोग उन ओझा भगत में ज़्यादा विश्वास करना या फिर क्या कहते हैं, मान्यताओं के कारण टीकाकरण ना लगवाना, मतलब टीका, जैसे टीके के लिए टीम जा रही है, उस समय महाअभियान चलते थे कोरोना वैक्सीन के, तो टीका ना लगवाना या फिर किसी भी चीज़ में, जैसे होम डिलीवरी एक बहुत बड़ा उस समय चैलेंज रहा है कि हमारे कोई कई क्षेत्र ऐसे थे भीमपुर के, जहाँ पर लोग उन इंस्टीट्यूट में होम मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ही नहीं कराना चाहते थे।
जो मुझे लगा कि जिस वजह से बच्चों की मृत्यु होना या हो सकता है माता की भी मृत्यु होना पीपीएच या फिर इक्लेम्शिया जैसी कंडीशन से, ये सब चीज़ें मेरे लिए एक बहुत दिमाग को झंझोड़ देती थी कि ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब इस चीज़ को समझने के लिए ही मुझे और प्रेरित किया कि मुझे कम्युनिटी पे उतर के और चीज़ों को समझना है। डॉक्टर साहब देखिए, अभी आपने जैसा बताया कि आदिवासी क्षेत्र में ये झाड़-फूँक पे ज़्यादा विश्वास करते जी। हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे आदिवासी क्षेत्र के ग्रामीणों को, लोगों को आपने विश्वास में कैसे लिया? अ, सर सबसे पहले तो किसी भी समस्या को निवारण करने के लिए समझना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जब मैं एनएचएम से परमानेंटली पोस्टेड हुआ, तो सबसे पहले हमने फील्ड वर्क और फील्ड रिसर्चेस करी। मेरा ट्राइबल हेल्थ रिसर्च एक बहुत पैशन रहा है सर मुझे एंथ्रोपोलॉजी ऑफ ट्राइब्स को समझना बहुत अच्छा लगता है। तो समस्याओं को समझने के लिए मतलब निवारण निकालने के लिए पहले हम फील्ड पे उतरे। हमने मल्टीपल रिसर्चेस करी, जिसमें जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होने के कारण हम लोग ने पडार, कासमार-खंडी, भुरवा पिपरिया जैसे क्षेत्रों में हमने वहाँ पर अलग-अलग बुजुर्गों से या माताओं से चर्चाएँ करी कि क्यों आप डिलीवरी नहीं करवाना चाहते इंस्टीट्यूट में या फिर इम्यूनाइज़ेशन को लेके इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशनल हीलर्स का क्या इफ़ेक्ट रहा है हमारी इम्यूनाइज़ेशन पे। ऐसे अलग-अलग स्टडीज़ के आधार पर हमने चीज़ों को समझा, उसके बाद हमने अलग-अलग इम्प्लीमेंटेशन किए। जैसे लोकल लेवल पे हमने पंचों के माध्यम से या फिर उड़ान ट्राइबल काउंसलर्स बनाए गए, जिसमें हमने लोकल लोगों को उन्हीं की भाषा में उनको समझाइश दी गई कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं करवाएँगे तो क्या होगा? टीकाकरण नहीं करवाएँगे तो क्या होगा? ये उड़ान ट्राइबल काउंसलर्स करते थे सर। ये उन्हीं के ही समुदाय के लोग हैं जो उन्हीं को समझाते थे। फिर अलग-अलग इनिशिएटिव्स लाइक आरोग्य की ओर जैसे इनिशिएटिव्स जिसमें हमने इन्हीं के माध्यम से लोगों को समझाइश दी गई। उन्हीं के ही पंचों को समझाया, पंचों के माध्यम से गाँव में समझाया। चीज़ें धीरे-धीरे बदलाव भी हुई हैं सर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने भीमपुर में पूरा बदलाव कर दिया है, मगर हाँ, हम उस बदलाव की ओर बढ़ चले हैं सर। धीरे-धीरे समय के साथ हम चाहेंगे कि हम इसको आगे भी प्रोसीड कर पाएँ। डॉक्टर साहब, ऐसी अवधारणा है कि भीमपुर एक पिछड़ा क्षेत्र है जी। और इस क्षेत्र में बहुत सारे डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी क्षेत्र में जाने के लिए आपने मन कैसे बनाया और आपने तय कैसे किया कि मुझे भीमपुर में ही काम करना है? अ, सबसे मुख्य बात तो सर ये है कि जैसे कि मैंने परवरिश से ही मेरे मम्मी को मैंने समाज सेवा करते हुए देखा, तो मेरा मन था कि मुझे कहीं जब मैं डॉक्टर बना, तो मैं कहीं पिछड़े क्षेत्र में मैं काम करना चाहता था। तो मैंने बैतूल के भीमपुर को ही चूज़ किया कि मैं भीमपुर में काम करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पर आया तो शुरुआती दौर में हम अ, बीमो सर के साथ फील्ड पे जाते थे। तो जैसे कि मैंने ज़िक्र किया आपसे पडार, गुरबा पिपरिया क्षेत्रों का। तो वहाँ पर एक केस हमें देखने को मिला था कि हमारे मैटरनल हेल्थ का एक केस होता है जिसको हम लोग इक्लेम्शिया बोलते हैं सर, जिसमें गर्भावस्था में झटके आते हैं बीपी बढ़ने की वजह से। एक पडार नाम के गाँव में एक घर के बाहर गोबर लीपा हुआ रखा हुआ था जहाँ पर उस महिलाओं को रखा कि वहाँ पर ऑलरेडी उसको 5 एपिसोड्स ऑफ जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीज़र्स आ चुके थे। मतलब जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीज़र्स मतलब झटके होते हैं एक प्रकार के जब इन पेशेंट्सों में देखने को मिलते हैं। तो महिला को 5 बार आ चुके थे, उसके बावजूद भी उसके बाजू में टीका लगाया हुआ था, उसको पानी चढ़ाया जा रहा था। उसके पति से बात करी, उसके ससुर से बात करी तो उनका ये कहना था कि ये दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ये एक आम प्रोसेस है क्योंकि भगत ने मना कर दिया था क्योंकि भगत चाहता था कि वही उसका इलाज करे। उस दिन वो मेरा पहला एक फेस टू फेस एक्सपीरियंस था कि मान्यताओं का प्रभाव कितना हद तक ह्यूमन बिहेवियर पे पड़ता है कि एक पति, एक ससुर उस बच्ची को अस्पताल तक नहीं ले जाना चाह रहा है ताकि वो जीवित बच सके। उनका ये बिलीव था कि वो भगत ही उस माता को बचाएगा। मेरे सामने ही उस महिला ने लगभग दम तोड़ा है सर। उस समय मैं अपने बीएमओ साहब से पूछता हूँ कि सर ये क्या प्रोसेस है? तो उन्होंने बोला ये आम बात है संजय। सर फ्रॉम दैट डे मैं चाहता था कि मैं भीमपुर में रुकूँ उस समय और मैं चाहता था कि भीमपुर की इन धारणाओं को समझा जाए, घर-घर जाके रूबरू हुआ जाए कि हम कैसे इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। मेरी पहली ही स्टडी थी कि होम डिलीवरी का एनालिसिस करना। मेरी जो सबसे पहली स्टडी जो पब्लिश हुई, वो यही थी कि अ, होम डिलीवरी के मुख्य कारण क्या है? इस चीज़ के लिए हमने लगभग 240 बुजुर्गों का क्वेश्चनेयर किया था, साथ ही पति या फिर उन महिलाओं का भी क्वेश्चनेयर किया था, जिससे हमें मुख्य कारण समझ में आया कि होम डिलीवरी कैसे हो रही है। इन्हीं चीज़ को
समाधान निकालने के लिए हमने सीएचसी पे वो मॉड्यूलेशन से वो चेंजेस भी किए। सीएचसी को हमने ट्राइबल फ्रेंडली इंस्टीट्यूट बनाया, जिसमें उनके बिलीव्स थे कि बर्थ के तुरंत बाद उनको बड़े देव की पूजा करना है या फिर माँ को नहलाना होता है। तो हमने बाथिंग एरियाज बनाए, बर्थ कंपेनियंस बनाए कि जैसे ही माँ अस्पताल में आएगी तो उसको एक गोंड बर्थ कंपेनियन मिलेगा। हर रूम्स के बाहर हमने ट्राइबल फ्रेंडली साइनेजेस लगा दिए ताकि उनको किसी भी महिला को अस्पताल पहुंचने के बाद ऐसा ना लगे कि वो कहीं बाहरी क्षेत्र में आई। उसको अपनापन सा लगे ताकि हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी या फिर पेशेंट्स और डॉक्टर इंटरेक्शन ज्यादा बढ़े। नो डाउट इस चीज की वजह से हमारे उस क्षेत्र के इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में भी बढ़ाव आया है। साथ ही साथ जहां पर भीमपुर की ओपीडी आज से 2021 की अगर मैं बात करूं तो हम लोग जहां 30-40 पे थे, आज हम लोग मोर देन 300 250 300 क्रॉस करते हैं। उस क्षेत्र के लगभग 18 सब सेंटरों में हमारे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी लगभग 40 से 60% बढ़ी भी है। हाँ, अब हम गुरबा पिपरिया की तरफ जा रहे हैं, वहां पर भी हम सेम इंटरवेंशंस करेंगे एंड आई होप वहां पर भी हम जल्दी से जल्दी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ा दें। डॉक्टर साहब, सिकल सेल जो है, यानी आम भाषा में लोग समझते हैं उसको कि खून की कमी होना। जी। ये आज सिर्फ हम बैतूल जिले की या भीमपुर की बात नहीं कर रहे हैं। ये पूरे देश की एक समस्या है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी एक चिंता जाहिर की थी। तो आदिवासी क्षेत्रों में और आदिवासी समाज में सिकल सेल की समस्या बहुत है। तो इसकी आप वजह क्या बता सकते हैं और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है आपकी दृष्टि में? उम, सर सिकल सेल एक जेनेटिक डिसीज है, जो बेसिकली कंsanguinity की वजह से होती है। मतलब क्लोज रिलेशन में अगर शादी होती है तो करते हैं। इसका जो मूलतः कारण आदिवासियों में, जैसे अगर मैं बात करूं भीमपुर क्षेत्रों में कि क्यों होता है, तो मैं अगर धारणाएं बताऊं तो गोंड फैमिलीज में यूजुअली दो कंसेप्ट होते हैं, एक 6 देव होते हैं और 7 देव होते हैं। 6 देव की अगर बच्ची है तो वो 7 देव में शादी करेगी और 7 देव की बच्ची है तो वो 6 देव में शादी करेगी। तो चूंकि कहीं ना कहीं दोनों फैमिलीज इंटरलिंक्ड होती हैं, तो कंजैग्निटी मतलब इंटरलिंक्ड मैरिजेस, मतलब फैमिली अगर इंटरलिंक्ड है और उनमें अगर शादियां हो रही हैं, तो जो बच्चा होगा वो कंजैगनस बच्चा होगा, मतलब कंजैग्निटी का रिजल्ट होगा। कंजैग्निटी की वजह से होने वाली बीमारी सिकल सेल, थैलेसीमिया, हार्लिकन इक्थायोसिस, इस टाइप की बीमारियां यूजुअली कम्युनिटी में देखने को मिलती है। सिकल सेल डिसीज उसी का ही रिजल्ट है। ये यूजुअली इस सिकल सेल की वजह से जो आरबीसी होता है, वो सिकल सेल जो हसिया अपन देखते हैं सर, हसिया के फॉर्म में हो जाता है, जिस वजह से आरबीसी की जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होती है वो उससे थोड़ी कम हो जाती है, जिस वजह से वो स्टिक हो जाता है, जिस वजह से सिकलिंग क्राइसिस होता है। जो मेन डेथ जो होती है वो क्राइसिस की वजह से होती है। तो ट्रीटमेंट सर इट्स एन प्रोसेस। हम इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो सिकल सेल क्राइसिस को प्रिवेंट करना। सिकल सेल क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं सर, 500 mg होता है सर, जिस वजह से सिकल सेल क्राइसिस प्रिवेंट की जा सकती है, जिस वजह से सिकल सेल क्राइसिस की वजह से होने वाली जो डेथ होती है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इस चीज को सबसे सही तरीका है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग सरकार अभी जेनेटिक कार्ड्स बना रही है, जिस वजह से एक प्रकार की कुंडली कि 2 कैरियर की एटलीस्ट शादी ना हो, ताकि बच्चा जो है वो सिकल सेल पेशेंट ना निकले। तो ऐसे कई इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले जा रही है। हमने भीमपुर में रिसेंटली गिजेल मशीन को एस्टैब्लिश किया है, जो एक बैटरी ऑपरेटेड मशीन है, छोटी सी है सर, जिसको हम डोडाजाम, दामजीपुरा जैसे क्षेत्रों में कहीं पर भी उसको ले जा सकते हैं। बैटरी ऑपरेटेड है तो कहीं पर भी हम टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे विलेजेस जो बाढ़ की वजह से या उन वजह से जो पहुंचवीन हो जाते हैं, हम वहां पर भी ले जाके कैंप के माध्यम से वहां पर हम सिकल सेल डिसीज या फिर रेड पेशेंट्स को भी सर्च कर सकते हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव कहीं ना कहीं तक हम आने वाले समय में भीमपुर जैसे क्षेत्रों पे बहुत लाभदायक होगा कि हम घर घर सिकल सेल पेशेंट्स को करेंगे। साथ ही साथ भीमपुर में हमने एक बड़ा विलेज मैप्स लगाए हुए हैं पूरे भीमपुर के, ताकि हर घर में हम ये मैप कर सके कि वहां पर कितने सिकल सेल पेशेंट हैं, सिकल सेल ट्रीट हैं, ताकि आने वाले समय में हम इन कंजैग्निटी को रोक सके। ताकि मैं ये तो नहीं बोल सकता हम सिकल सेल पेशेंट पूरा खत्म कर देंगे, बट हाँ, हमारी कोशिश पूरी ये रहेगी कि हाँ, हम आने वाले सिकल सेल पेशेंट्स को कम कर सकें। डॉक्टर साहब, आप एक लेखक भी हैं और डॉक्टर भी हैं और आपके दोनों जो क्षेत्र है इनका एक मोटो था कि स्वास्थ्य के माध्यम से मानव सेवा करना।
तो हमने इतनी बातचीत की, तो इस बातचीत में आपके अनुभव के अनुसार ऐसे कौन से पहलू हैं या ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनको हम लोग अभी छू नहीं पाए इन बातों में और आप मानव उत्थान के लिए, मानव सेवा के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा कोई संदेश देना चाहते हैं, बात बताना चाहते हैं, तो कृपया वो भी बताइए? जी सर, जैसा कि मैं जानता हूँ कि भीमपुर में आज भी कई ऐसे गाँव हैं, जैसे कासमारखंडी है, बोंदला खेड़ा है, भवईपुर है, भटबुरी है सर। आज भी हम कुछ समय पहले भटबुरी गए थे सर। उस गाँव में लोगुन लगभग 53 बच्चे हैं सर वहाँ पर। 53 में से हमें उस दिन 24 बच्चे टीकाकरण मतलब जिनको टीकाकरण नहीं लगा हुआ था। हमने ना हमने विरोध जताया, ना हमने उनको कुछ बोला। हमने बस सभी लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके सभी लोगों से पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि आप लोग नहीं लगवाना चाहते? तो उनका एक बड़ा सिंपल सा जवाब था कि सर आज आप आज आ पाए हैं। फिर आप आज के बाद आप कब आओगे हमें नहीं पता। आप टीका लगा देंगे, टीका लगा के बच्चे को बुखार आएगा तो हम सब गाँव वाले इसको कैसे देखेंगे? सर, ये कुछ चीज़ें हैं सर जो आज भी मेरे दिमाग को झंझोड़ती है, कि हमें इन तक लगभग हर रोज़ पहुँचना है। जब तक हम इन लोगों की मानसिकताओं को नहीं बदलेंगे सर, समस्या ये नहीं है, उनको विरोध नहीं है सर किसी भी योजना का या किसी भी टीकाकरण का या किसी भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का। वो कहीं न कहीं सिर्फ़ ज्ञान का अभाव कह सकते हैं कि उनको टीकाकरण के बारे में उतना जानकारी ही नहीं है इसलिए वो विरोध दिखाते हैं। तो मेरा मानना है कि उनको बार-बार समझाइश दी जाए, क्योंकि ये वही गाँव हैं जिन गाँव का मैं नाम ले रहा हूँ सर, आरोग्य की ओर के माध्यम से इन्हीं गाँवों में हमने 40% से 90% तक टीका किया और आज जांगरी पानी जैसे क्षेत्र में 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है। तो कहीं न कहीं ये वही अभाव है कि बार-बार इनको समझाइश दी जाए। मेरा एक रिक्वेस्ट है इस यंग जनरेशन कम्युनिटी से, जितने भी डॉक्टर्स कम्युनिटी है, कि प्रत्येक डॉक्टर एटलीस्ट फॉर अ ईयर 1 साल ऐसे क्षेत्रों में काम करे, भले वॉलंटरीली करे, भले ही नॉन वॉलंटरी करे। सर देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्योंकि मैंने वॉलंटरी किया तो सभी वॉलंटरी करें, बट मेरा ये मानना है कि आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं, सक्सेस आपके पास है, आप ऑलरेडी एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप अच्छा हॉस्पिटल चला सकते हैं, मगर 1 साल में जीवन में कुछ नहीं जा रहा है सर कि अगर आप भीमपुर, टोकरापंछी, चिचोली जैसे क्षेत्रों में अगर 1 साल आप काम करेंगे सर, आप हमारे दामजीपुरा आइए सर। दामजीपुरा में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर आज भी वो लोग इंतज़ार करते हैं कि हाँ, स्वास्थ्य सेवा उनके पास आएँगी और वो लोग लेते हैं। मेरा मानना है कि प्रत्येक अर्बन कम्युनिटी का एक डॉक्टर ऐसे क्षेत्रों में एटलीस्ट साल में 1 साल के लिए काम करे, ताकि हम एक बेटर फ्यूचर एंड एक मार्बल बनाया हुआ ताजमहल की तरह सर एक सुंदर एस्टैब्लिश सा ब्राइट एंड ट्राइबल फ्यूचर बना सकें सर। So that's all my hope for future generation. Thank you. देखिए डॉक्टर साहब आपने छात्रों के लिए तो बता दिया कि छात्रों को क्या करना चाहिए, लेकिन आप समाज को ऐसा कोई संदेश देना चाहते हैं जिससे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हो और लोगों का उसके प्रति ज़्यादा विश्वास बने, तो समाज का क्या रोल होना चाहिए? सर मेरा मानना है एक्सेप्टेंस। अगर मैं ट्राइबल कम्युनिटी की बात करूँगा, तो मेरा मानना है कि अगर सरकार कोई योजना चला रही है या गवर्नमेंट बॉडी कोई योजना चला रही है, तो मेरा मानना है कि समाज को भी उसमें साथ देना चाहिए। ट्राइबल कम्युनिटी खुद भी समझेगी, मुझे मालूम है, मगर ये सिर्फ़ एक डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हेल्थ का हूँ, तो जननी सुरक्षा योजना, प्रसूति सुरक्षा योजना उनके साथ उनके पास पहुँचाने का अधिकार कर्तव्य सिर्फ़ मेरा नहीं है। वो एक कम्युनिटी का भी है कि वो भी लोगों तक वो जानकारी पहुँचाएँ कि जननी सुरक्षा योजनाएँ क्या होती हैं, प्रसूति सुरक्षा योजना क्या होती है, टीकाकरण के क्या लाभ होते हैं, सिकल सेल को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। मेरा मानना है कि समाज इंटरकन्वर्जेंस जो हम जिसको बोलते हैं, डिपार्टमेंटल, समाज, ये सभी मिलके अगर हम किसी भी प्रोग्राम को ओरिएंट करेंगे सर, तो डेफिनिटली हमें सक्सेस मिलेगी। डॉक्टर आप सरकारी सेवाओं में क्या सुधार चाहते हैं? आपका इसमें व्यू क्या है? सर मैं जो मुख्य जो मैं चाहता हूँ, वो है एचआर एस्टेब्लिशमेंट कि जो सबसे दूरअंदाज क्षेत्र हैं, जैसे भीमपुर हो गया, चिचोली हो गया, चिचोली की टोकरापंछी जैसे क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों पे मैं चाहता हूँ कि एक वेल ट्रेन्ड स्टाफ एस्टेब्लिश किए जाएँ। हालाँकि इसका दूसरा रूप ये भी है कि लोग खुद भी नहीं आना चाहते इन क्षेत्रों में कि वहाँ क्योंकि दूरअंदाज है। बट मगर मैं चाहता हूँ कि इन क्षेत्रों पे एचआर अच्छी तरीके से रखा जाए, ताकि हम सेवाओं को अंदर तक पहुँचाया जा सके। डॉक्टर साहब आपने स्वास्थ्य सेवाओं पर और अपने अनुभव पर 3 किताबें लिखी हुई हैं।
तो आप इन किताबों के किसी खास पहलू को बताना चाहेंगे? जी सर, मैंने 3 किताबें लिखी हैं। एक लिटरेचर ऑफ ट्राइबल हेल्थ, अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ बिहेवियर ऑफ ट्राइब्स ऑफ भीमपुर। दूसरा पल्स ऑफ नेशन जो इम्यूनाइज़ेशन पे है सर, जिसमें जर्नी ऑफ इम्यूनाइज़ेशन सिंस लास्ट 50 इयर्स लिखी हुई है। और तीसरी है सर द गोंड्स वे। गोंड्स वे मतलब उसमें मैंने पूरी एंथ्रोपोलॉजी लिखी हुई है कि गोंड सभ्यता क्या है, उसमें गोंड्स के रिचुअल्स क्या होते हैं, कैसे वो हेल्थ को देखते हैं, कैसे वो उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, उस चीज़ों पे लिखी हुई है। सबसे खास बात सर, जो मैं एक बुक लिटरेचर ऑफ ट्राइबल हेल्थ की अगर मैं आपको बात करूँ, तो लिटरेचर ऑफ ट्राइबल हेल्थ में सर मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिखी है। उसमें मैंने भीमपुर पे लगभग 18 से 19 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं। वो उसमें हैं और साथ ही साथ मेरे इंटरवेंशंस की उन सारे रिसर्च के आधार पर क्या समस्याएँ थी, उस समस्याओं का निवारण करते हुए जो भी हमने इंटरवेंशन किए, लाइक आरोग्य की ओर हमने किया, जिसमें इम्यूनाइज़ेशन कैंपेन्स चलाए गए। संपन्न प्रोजेक्ट जिसमें एनीमिया से हो रही मातृ मृत्यु को हमने कम किया है पिछले 3 वर्ष में। साथ ही साथ गौरवी प्रोजेक्ट जो हाई रिस्क एचआरपी महिलाएँ जो हार्ड टू रीच एरिया में रहती हैं, उनको कम करने के लिए हम लोगों ने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए। ओशन क्लिनिक जैसे इनिशिएटिव्स, ये सारी इनिशिएटिव्स हमने उस बुक में लिखे हैं, ताकि ये जैसे कि मैंने दूसरों से सीखा है, नाइजीरियन, समोलियंस, हिमाचल प्रदेश के कई आर्टिकल से हमने सीखा कि कैसे हम वहाँ के स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर रेप्लिकेट करके हम चीज़ों को समझ सकते हैं। सिमिलरली वो बुक को भी मैंने लिखा ताकि दूसरे भी इन आइडियाज़ को रेप्लिकेट कर सकें। डॉक्टर साहब, बैतूल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आप पधारे। हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। थैंक यू।